हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड बेसिक्स ऑफ पीएमसी। पी मतलब परमुटेशन, सी मतलब कॉम्बिनेशन। फ्रॉम द चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम बुक एनसीईआरटी। तो बेटा पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। दो रूल हमें सीखने हैं, एक है एडिशन रूल, एक है मल्टीप्लीकेशन रूल। एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल, इन दो का ही बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में हमें मल्टीप्लाई करना है या केसेस को ऐड करना है, ये बात डिसाइड करना ही टफ होता है। तो उसको इजी करने के लिए बेटा इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं। तो पहले तो ये समझो, एडिशन रूल का मतलब और का मतलब ऑप्शन, चॉइस, ये काम करें या फिर ये काम करें। मतलब ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए मॉनिटर फ्रॉम ए क्लास ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज गिवन बाय। एक क्लास में 3 बॉयज हैं, B1 B2 B3 मान लिया, और 2 गर्ल्स हैं, G1 G2, 2 गर्ल्स। बेटा एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है। एक मॉनिटर या तो इन 3 बॉय में से कोई एक बॉय मिले, या तो B1 मिले या B2 मिले या B3। 3 चॉइसेस यहां पर हैं। 3 में से 3 चॉइसेस क्यों कह रहे हैं? मॉनिटर तो एक पर्सन बनेगा, या तो B1 बने या फिर B2 या B3, 3 चॉइसेस। या फिर गर्ल्स में से मॉनिटर बने, तो गर्ल्स में मॉनिटर बनने की कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस। तो बेटा इसका मतलब है कि बॉयज में से मॉनिटर बना तो 3 चॉइसेस, गर्ल्स में से बना तो 2 चॉइसेस। अब आप रीड करना सीखो इस बात को कि मॉनिटर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो या तो 3 बॉयज में से बनेगा या फिर 2 गर्ल्स में से, या मतलब और की बात आ जाए मतलब चॉइस है, इसमें से ये काम कंप्लीट करें या इस पार्ट से ये काम कंप्लीट करें, तो इसका मतलब चॉइसेस की बात है। तो अगर कहीं और लिखा हो या फिर हम इसको सेंस वाइज रीड करें, प्रोनाउंस करते हुए ऐसा बने कि 3 बॉयज में से एक मॉनिटर या फिर 2 गर्ल्स में से एक मॉनिटर, या मतलब और मतलब प्लस करना। इट मीन टोटल 5 चॉइसेस है। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, एक मॉनिटर बनाना है, या तो B1 बॉय बनेगा, या B2 या B3 या G1 या G2, 5 ही पॉसिबिलिटी है ना। दैट इज द नंबर ऑफ वेज। मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब है आपको एंड नजर आएगा। एंड का मतलब है कंपल्शन। अब इसको ऐसे याद रखोगे, जब कंपल्शन है कि एक टास्क कंप्लीट करने के बाद दूसरा टास्क कंप्लीट करना ही है, कंपल्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सिनेमा हॉल देर आर 3 गेट्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन एंटर्स इन हॉल बट एग्जिट थ्रू ए डिफरेंट गेट। मतलब यह है कि पर्सन जिस गेट से एंटर करेगा उस गेट से एग्जिट नहीं करेगा, ही एग्जिट्स थ्रू ए डिफरेंट गेट। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल होंगे? बेटा अगर हम इसको सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो आइडिया ही बना, G1 G2 G3 3 गेट्स हैं। अगर पर्सन G1 से एंटर हुआ गेट नंबर 1 से, तो G2 से एग्जिट हो सकते हैं या G3 से। तो एक कॉम्बिनेशन G1 G2 होगा, एक G1 G3। एक केस ये बन सकता है कि पर्सन G2 गेट से एंटर हुआ तो एग्जिट G1 से होगा या G3 से, डिफरेंट गेट से एग्जिट होना है। या फिर पर्सन G3 गेट से एंटर होगा तो एग्जिट किससे होगा? G1 से और G2 से। ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6। देर आर 6 पॉसिबिलिटीज। इसी बात को अब हम रीड करते हैं। पर्सन को एंटर करने के लिए कितने गेट हैं? 3 गेट। पहले गेट से एंटर करें, दूसरे से करें या तीसरे से, तो 3 चॉइसेस हैं, 3। बेटा एंटर होने के बाद उसके बाद चॉइस तो नहीं है कि वो एग्जिट करे या ना करे, कंपल्शन है कि उसको एग्जिट करना ही है। जब कंपल्शन नजर आए तो इसका मतलब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। चॉइस नहीं कि वो एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, सिनेमा हॉल से उसको एग्जिट करना ही है। जब कंपल्शन हो तो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एग्जिट करते हुए उसके पास कितने गेट की चॉइसेस रह जाएगी? 2 गेट, क्योंकि जिस गेट से वो एंटर हुआ उससे वो एग्जिट नहीं कर सकता। तो एग्जिट होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी। तो 3 इंटू 2 कितनी चॉइसेस बनी? 6 चॉइसेस। वही चॉइसेस यहां से बनी थी। तो या तो बेटा ये केसेस बनाकर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं नंबर बहुत कम यूज कर रहा हूं। अगर यहाँ पर 100 गेट्स हो तो इतना काम नहीं करेंगे, हमें आइडिया ये समझ आना चाहिए। जैसे हम कहें 100 गेट्स हैं, जिस गेट से एंटर होगा उससे एग्जिट नहीं होगा, तो एंट्री के लिए 100 गेट की चॉइसेस हैं 100। साइमल्टेनियसली उसको एग्जिट भी करना है लेकिन डिफरेंट गेट से, तो डिफरेंट गेट से एग्जिट होने के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 99। तो 100 इंटू 99। तो एडिशन मतलब चॉइसेस, कि हम इस टास्क के बाद इस सेकंड टास्क को करें या ना करें, चॉइसेस। लेकिन एक टास्क कंप्लीट होने के बाद अगर सेकंड टास्क कंप्लीट करना कंपल्शन है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। इस तरीके से सेंस वाइज हमें पीएनसी में बातें समझनी होंगी। बेटा कोई भी फॉर्मूला इसको रटना नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट,
कम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। हमें इनको बेसिक से रीड करना होगा, रियल लाइफ की सेंस से रिलेट करके ही हम इन बातों को कंप्लीट करेंगे। रिमार्क, पी एंड सी। पी मीन्स परमुटेशन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी मीन्स कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा इंडियन ऑथर की जो बुक्स हैं वो जनरली चैप्टर का नाम लिखती है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, लेकिन फॉरेन ऑथर की बुक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहले हमें चैप्टर पढ़ना होता है कम्बिनेशन देन परमुटेशन। एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। बेटा अगर मेरे को मेरे सामने 10 बुक्स रखी हैं, 5 अरेंज करो। 10 बहुत ज्यादा लगेंगी, मैं 5 बुक्स कह रहा हूं। 5 बुक्स रखी है मेरे सामने, उसमें से 2 बुक अरेंज करो। 5 मैंने मान लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। तो 2 बुक के अरेंजमेंट का मतलब है कि मैं जिन भी 2 बुक को पहले उठाऊंगा अपने हाथ में उनको अरेंज करूंगा। जैसे मैं इंग्लिश और हिंदी 2 बुक्स उठा ली, तो पहले इंग्लिश रखूं फिर हिंदी, या पहले हिंदी रखूं फिर इंग्लिश, तो 2 अरेंजमेंट हुए इनके पॉसिबल। अगर मैंने बुक्स ही 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाई, तो पहले फिजिक्स रखूं फिर केमिस्ट्री, या पहले केमिस्ट्री रखूं देन फिजिक्स किसी भी सेल्फ पे, तो इसके 2 अरेंजमेंट हो जाएंगे आगे। या फिर मैं फिजिक्स और मैथ्स 2 बुक सिलेक्ट करता हूं, तो पहले मैथ्स रखूं देन फिजिक्स, या फिजिक्स रखूं देन मैथ्स। तो मतलब ये है बेटा इस कंप्लीट थ्योरी का कि मेरे को 2 बुक अरेंज करनी है, तो 2 बुक अरेंज तब होंगी जब पहले मैं 2 बुक अपने हाथों से उठाऊंगा। हाथ से बुक्स को उठाना, डेट इज द सिलेक्शन। मैं पहले सिलेक्शन करूंगा, तब मैं कौन सी बुक पहले रखूंगा और कौन सी बुक बाद में, डेट इज द अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट से पहले सिलेक्शन करना होता है। मैं ऐसे तो है नहीं कि बुक्स को देखकर ही अरेंज कर दूं, ऐसी कोई पावर नहीं है। तो हमारा जो बेसिक रूल है रियल लाइफ का कि हमें एक सेल्फ पर 2 बुक रखनी है, अरेंज करनी है, तो इसका मतलब पहले मेरे सामने 5 बुक है, 5 में से कोई 2 सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो मेरे हाथ में जो 2 बुक्स आएंगी उनमें पहले किसको रख रहा हूं फिर बाद में किसको, वो उनका अरेंजमेंट होगा। तो याद रखना पहले कॉम्बिनेशन सीखना होता है देन परमुटेशन। इसलिए मैं कंप्लीट चैप्टर को कॉम्बिनेशन से सोल्व करूंगा, परमुटेशन में कहीं यूज नहीं करूंगा। परमुटेशन के लिए भी पहले कॉम्बिनेशन करना होता है, देन फिर अरेंजमेंट क्या है उस बात पे आएंगे। तो हर बात का इस चैप्टर में बेसिक होगा कॉम्बिनेशन। तो मेरा मोटिव कॉम्बिनेशन पे है हर एक में। पहले कॉम्बिनेशन तक जाने से पहले कुछ बेसिक आइडिया मैं बिल्ड कर रहा हूं बेटा। इस चैप्टर में हमें पहले आइडिया समझने होंगे कैसे बातें रिलेट होती हैं, देन क्वेश्चन को हम समझ पाएंगे। बेटा एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, बेसिक्स लिख दिया हेडिंग। नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, कहीं पर भी मैं रिपीटेड ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब केसेस बाद में आएंगे। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैंने मान लिए ए और बी, तो इनके अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट पहले ए लिख दूं फिर बी, या फिर पहले बी लिख दूं फिर ए, 2 ही अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम का मतलब है सारे मुझे यूज करने हैं, तो इसलिए सारे यूज हुए ए और बी, कोई रह तो गया नहीं, तो इसे 2 अरेंजमेंट बने, 2 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट लिखते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, सारे मुझे यूज करने हैं। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया बेटा ए बी सी। अब इनके अरेंजमेंट, पहले ए लिखूं, ए के बाद बी सी लिखूं, या ए के बाद सी बी, 2 अरेंजमेंट हो गए। पहले बी लिखूं, बी के बाद ए सी या सी ए, ये अरेंजमेंट बनेंगे। या पहला ऑब्जेक्ट सी, देन ए बी, सी के साथ बी ए, कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे। तो इसका टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी यूज किए मैंने सब जगह, एबीसी सारे ही हैं हर एक अरेंजमेंट में। तो अब यहां से कितना आंसर बना 6। तो बेटा इससे एक बात समझ आ रही है मुझे, 6 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल। लास्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में मैंने फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइन किया था। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल है उस नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। जैसे मैं कहूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 1 तक मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। तो फैक्टोरियल की टर्म्स में मैंने आंसर लिखा। इसी तरीके से मैं 2 को भी लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। बेटा फैक्टोरियल में हम क्या रीड करना चाह रहे हैं, अब इसको समझो। जब 2 ऑब्जेक्ट्स की बात आई, टेकन ऑल एट ए टाइम, अभी मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 10 ऑब्जेक्ट हैं 5 पे काम करो, 5 एट ए टाइम। जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी एक ही बारी में मैं अरेंज कर रहा हूं, टेकन ऑल की थ्योरी सीख रहे हैं अभी।
तो 2 ऑब्जेक्ट थे तो 2 फैक्टोरियल आंसर आया टेकन ऑल एट ए टाइम में। 3 ऑब्जेक्ट है तो कितना आंसर आया 3 फैक्टोरियल, जब टेकन ऑल एट ए टाइम की बात है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है टेकन ऑल एट ए टाइम की बात है तो कितना फैक्टोरियल आंसर आएगा n फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है बेटा? 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सभी में टेकन ऑल एट ए टाइम है, जितने ऑब्जेक्ट मैं सभी यूज कर रहा हूं, तब 2 के लिए 2 फैक्टोरियल, 3 के लिए 3 फैक्टोरियल आंसर, तो n के लिए कितना अरेंजमेंट होगा n फैक्टोरियल। तो ये आइडिया बेसिक है, इतना ध्यान रखना है पहले तो। नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। टोटल ऑब्जेक्ट n है, n में से r एक बारी में मुझे अरेंज करने हैं, कोई भी r n में से। तो बेटा इस जनरल आइडिया को पहले समझते हैं। अब ये डाउट रहेगा, मैंने पहले भी कहा कि हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे। बेटा परमुटेशन जरूर मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को भी कॉम्बिनेशन से रिलेट करूंगा और उससे मैं क्लियर करूंगा कि कॉम्बिनेशन ही हमारे लिए मस्ट है। तो कॉम्बिनेशन में क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि परमुटेशन तक आंसर आ जाए। तो बेटा इस बात को सीखने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया है, आर बॉक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू rth बॉक्स। क्योंकि टेकन r एट ए टाइम है, मुझे n, जैसे मैं कहूं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट बुक्स टेकन 5 एट ए टाइम, 10 में से मुझे कोई भी 5 उठाकर उनको अरेंज करना है बुक्स को। तो पहले तो 10 में से 5, जब मैं 5 बुक्स को उठाऊंगा तो मेरे सामने 5 ही बॉक्स होने चाहिए ना, ताकि हर एक बॉक्स में एक बुक रख दूं। फिर उन 5 बॉक्स में कौन सी बुक पहले रखें कौन सी बाद में, फर्दर उनका अरेंजमेंट होगा। तो जितनी एट ए टाइम हमें बुक्स सिलेक्ट करनी है उतने ही हमारे सामने बॉक्स होने चाहिए, ताकि हर एक बॉक्स में एक बुक रख दें। तो सामने कितने हैं टोटल n, और अरेंज कितनी करनी है n में से r। तो मैं r बुक्स उठाकर अरेंज करूंगा तो r ही बॉक्स होने चाहिए, इसलिए मैंने r बॉक्स बनाए। बेटा मेरे सामने टोटल n बुक्स हैं, तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे सामने कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस, कि मैं बुक नंबर 1 रखूं इसमें, या बुक नंबर 2 रखूं, या बुक नंबर 3 रखूं, या फिर nth बुक रखूं। कितनी बुक्स अवेलेबल हैं n, तो n चॉइसेस हैं। बेटा इस बॉक्स में n में से रखी तो एक गई होगी, n तो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, कि n का मतलब है मैंने यहां पर बुक नंबर 1 रखी, या बुक नंबर 2 रखी हो, या बुक नंबर 3 रखी हो, सभी की पॉसिबिलिटी है रखने की। तो मेरे सामने n चॉइसेस फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए। तो कोई एक बुक मैंने यहां रख दी, यहां रखने के बाद बुक्स कितनी बची, n-1, एक रख चुके हैं पहले सेल्फ में या पहले बॉक्स में, तो n-1 बुक्स बची। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड को फिल करने के लिए मेरे सामने n-1 बुक्स की पॉसिबिलिटी है। तो n-1 में से मैं कोई भी बुक रख दूं तो n-1 चॉइसेस है मेरे सामने। तो जब मैंने एक बुक रख दी, अब कितनी चॉइसेस बची, n-2। तो n-2 इस थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए, फिर फोर्थ बॉक्स को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, n-3, सो ऑन। इसी तरीके से rth बॉक्स को फिल करने के लिए अब पैटर्न समझना, सेकंड बॉक्स है तो n-1, 2 से एक कम, थर्ड बॉक्स है तो n-3 से एक कम 2, फोर्थ बॉक्स है तो n-4 से एक कम 3, फर्स्ट बॉक्स है तो n-0 है ना, ये 1 से एक कम, 2 है तो 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3। तो rth बॉक्स है तो n- ब्रैकेट में क्या आएगा, r से एक कम r-1। ये आइडिया बना। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, अब आप ये देखो बेटा इस आंसर में हमें मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। टेकन r एट ए टाइम, इसका मतलब मुझे r बॉक्स फिल करने हैं, r बॉक्स फिल करूंगा तभी तो जो r बुक्स हैं वो इनमें रखी गई, उन्हीं का तो अरेंजमेंट करना है। तो पहली सेल्फ में एक बुक रखने के बाद दूसरी सेल्फ में भी रखनी होगी बुक, कंपल्शन है। वैसे तो है नहीं कि मैं 2 सेल्फ को में बुक्स रख दूं बाकी को खाली रहने दूं, क्योंकि बुक्स हमें कितनी रखनी है, r। 10 में से मैं एग्जांपल के लिए क्या माना था, 5 बुक रखनी है, 5 बुक रखनी है तो 5 बॉक्स फिल करने होंगे ना, मुझे कंपल्शन है। हर एक बॉक्स में एक बुक रखूंगा तभी तो 5 बुक्स रखी गई। ये हम सोचें कि एक में ही 5 रख दें, बॉक्स थ्री मतलब एक बॉक्स कोरस्पॉन्डिंग टू 1 ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसका मतलब कंपल्शन है। इसके बाद ये बॉक्स भी फिल करना है, एक बुक से ये भी फिल करना है, एक बुक से ये भी फिल करना है और एक बुक से ये भी फिल करना है, तभी r एट ए टाइम का कंसेप्ट पूरा होगा। तो कंपल्शन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो n इंटू n-1, n-2, n-3 अप टू n-r+1। तो ये इसका आंसर था, लेकिन ये एक लार्ज एक्सप्रेशन बना। तो लार्ज एक्सप्रेशन याद करने की जगह पर इसको स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया गया। तो बेटा स्मॉल एक्सप्रेशन था n-1, n-2 अप टू n-r+1। तो एक एक कम होता जा रहा है,
n से 1 कम n-1, n-1 से 1 कम n-2, यहां तक आया। इससे 1 कम करूंगा तो -1 करूंगा, कितना बचेगा n-r, फिर 1 कम सोन अप टू 1 तक। तो n-r से 1 तक मैंने मल्टीप्लाई किया तो n-r से 1 तक डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर? तो ये किसका प्रोडक्ट बन गया बेटा? 1 से n का प्रोडक्ट। 1 से n का प्रोडक्ट क्या होगा? n फैक्टोरियल। ये बताया था ना, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से 5 तक मल्टीप्लाई करना। तो 1 से n तक n फैक्टोरियल, और 1 से n-r तक का प्रोडक्ट क्या बनेगा? n-r फैक्टोरियल। तो ये जो हमारे पास बना नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, तो इसका फॉर्मूला बुक में लिखा होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। तो बेटा इसी को ही बुक ने नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है npr। मैं यहां पर लिख रहा हूं npr, p मतलब परमुटेशन, n में से r का परमुटेशन अरेंजमेंट। तो इस फॉर्मूले का नाम npr लिखा हुआ है। तो npr, n और r किससे बिलोंग करेंगे? होल नंबर। मिनिमम 0 से मेरे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, या एक ऑब्जेक्ट हो, 2 ऑब्जेक्ट हो, तो मिनिमम 0 से शुरू होंगे। और n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। 10 में से मैं 5 का अरेंजमेंट कर सकता हूं, 4 बुक्स का कर सकता हूं, 10 में से 10 का, तो n मैक्सिमम इक्वल टू r हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते हैं 10 में से 15 बुक का अरेंजमेंट करो, r कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता है। बेटा अब इस फॉर्मूले को मैं फर्दर अरेंज करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, मैं इसको बाद में भी डिफाइन करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूले को। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं, NCR। NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। तो बेटा आप ये देखो इस फॉर्मूले में n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल सेम ऐसा ही है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा यहां पर क्या है? r फैक्टोरियल। C मतलब कॉम्बिनेशन, ये दोबारा फिर से लिखूंगा अभी, फिलहाल समझना। C मतलब कॉम्बिनेशन, NCR का ये फॉर्मूला है, n और r बिलोंग्स टू होल नंबर और n ग्रेटर देन इक्वल टू r, सेम कंडीशन, n में से r का सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले n में से r एट ए टाइम का अरेंजमेंट करना था, तो पहले n में से मैं r बुक्स सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन मतलब NCR, n में से r सिलेक्ट किए, फिर साइमल्टेनियसली सिलेक्शन के बाद मैं उनको अरेंज करूंगा। 10 में से मेरे को 5 बुक अरेंज करनी है, तो पहले 5 बुक मैं अपने हाथ से उठाऊंगा, फिर किसको पहले रखना है बाद में, फिर अरेंजमेंट होगा। हाथ से बुक्स को उठाना, डेट इज द सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, डेट इज NCR। फिर R बुक्स मेरे हाथ में आ गई, R का अरेंजमेंट क्या होगा? R है मेरे हाथ में, ऑल एट ए टाइम की बात आ गई R के लिए, तो R इटसेल्फ का अरेंजमेंट क्या होगा? इनटू R फैक्टोरियल। अभी बेसिक लिखा था, n में n का अरेंजमेंट करना हो तो n फैक्टोरियल। मेरे हाथ में R बुक्स आ गई तो अब R का अरेंजमेंट करना है, R बुक्स फिल करने पर R बुक्स आ गई, इनमें R का अरेंजमेंट था, तो इंटू में R फैक्टोरियल। आप ये देखो ये NCR का फार्मूला है, इंटू R फैक्टोरियल करोगे तो R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो मैंने ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क किया। तो जब भी परमुटेशन की बात आएगी पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर उतने ही फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो n में से r एट ए टाइम हमें सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, NCR, n में से r का सिलेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, n ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड n कोमा r बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर इसलिए कह रहा हूं बेटा मिनिमम 0 ऑब्जेक्ट, मेरे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, डेट इज ऑल्सो वन केस। बेटा आप ये देखो फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, NPR का फॉर्मूला भी प्रूव किया था। मतलब अरेंजमेंट को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो सिलेक्शन की बात बचती है, या फिर ये r फैक्टोरियल इधर आ जाए तो पहले n में से r सिलेक्ट किए इंटू r फैक्टोरियल, उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका अरेंजमेंट। ये तो NPR है, रिमेनिंग r फैक्टोरियल अगर इधर आ जाएगा तो अब यहां से इसी बात को फिर से जस्टिफाई कर रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, 3 में से 2 हमें सिलेक्ट करने हैं। मैंने 3 ऑब्जेक्ट ABC मान लिए, तो टेकन 2 एट ए टाइम 2 सिलेक्ट करने हैं। 2 सिलेक्ट का मतलब हुआ मैं AB सिलेक्ट कर लूं या BC सिलेक्ट कर लूं या AC सिलेक्ट कर लूं। AC लिखो या CA की मतलब है बेटा सिलेक्शन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है। ये मैं सोचना है AC लिखूं या CA। AC और CA तो A और C के 2 अरेंजमेंट है कि AC में
ए और सी है, और सी ए में भी ए और सी दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एसी में ए पहले सी बाद में, सीए में सी पहले ए बाद में, तो ये दो अरेंजमेंट बने। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन तो एक ही है जिसमें ए और सी नजर आए, ए सी लिख दो या सी ए, दोनों में ए और सी नजर आ रहे हैं, कोई नया ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो सिलेक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट टेकन टू एट ए टाइम है, तो दो उठाने हैं हमें तीन में से, तो ए भी उठा लें, बी सी या सी ए लिखो या ए सी, एक ही मतलब है। तो सिलेक्शन तीन बने, ये बात क्लियर। अगर मैं परमुटेशन की बात करता अरेंजमेंट, तो फर्दर सिलेक्शन का इनके ए बी को बी ए लिख दूं, बी सी को सी बी, ए सी को सी ए, तो छह अरेंजमेंट बनते हैं, 6 अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है बेटा, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन 3 है, यहां तक क्लियर हुई बात। अब 3 ऑब्जेक्ट में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 3C2, 3 में से 2 का सिलेक्शन, ये मतलब है ना। n में से r का सिलेक्शन क्या बना, NCR। अब 3 में से 2 का सिलेक्शन 3C2। अगर परमुटेशन की बात होती 2 सिलेक्ट करके इनटू क्या करते 2 फैक्टोरियल, फिर हर एक का AB का BA, 2 केस हो गए, BC के लिए CB, AC के लिए CA, तो 2 फैक्टोरियल मतलब हर एक के सिलेक्शन के इनटू 2 लिखने से उसके 2 केसेस मिल जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन है तो सिर्फ NCR तक बात। अब फार्मूला यूज करके देखें क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, जिस नंबर का फैक्टोरियल है 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 तक मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1 तो कैंसिल हो गया, क्या आंसर बना 3। तो आप देखो 3 ही केस पॉसिबल थे, तो इसका ये फार्मूला कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, सही है ये बात। अब यहां से बेटा अगर अरेंजमेंट की बात होती तो 6 बनते, ए बी को बी ए लिखता, सी बी और यहां पर सी ए, तो इसका 3 में 2 सेलेक्ट करके इंटू क्या कर देते 2 फैक्टोरियल, उन 2 का अरेंजमेंट इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2 करता तो कितना आंसर बनता 6। फिर से इसी बात को समझते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, 3 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, ऑल का मतलब 3 में 3 ही सिलेक्ट करने हैं, तो क्या आंसर बना 3C3, 3 में से 3 सिलेक्ट किए, n में से r सिलेक्ट किए, तो NCR टेकन r एट ए टाइम, जितने हमें सिलेक्ट करने हैं वो लोअर स्क्रिप्ट बनता है, और टोटल अपर स्क्रिप्ट, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं 3, सिलेक्ट कितने करने हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम मतलब 3 ही सिलेक्ट करने हैं। आंसर बना 3C3, 3 में से 3 का सिलेक्शन। तो बेटा अगर मैं पहले एग्जांपल से समझता हूं इस बात को, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं ABC मान लिए, कितने एक बारी में सिलेक्ट करने हैं, ऑल एट ए टाइम, सभी के सभी सिलेक्ट करने हैं, तो सभी का सिलेक्शन करेंगे तो ABC नाम का एक ट्रिपलेट बना। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है ABC की जगह BCA लिख दो, तो बेटा सिलेक्शन का मतलब है कोई नया ऑब्जेक्ट नजर आएगा तब वो एक नया सिलेक्शन है, टेकन ऑल एट ए टाइम, उठाने तो तीनों ही ऑब्जेक्ट मुझे, तो ABC लिखूं या BCA, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि BCA में भी ABC नाम के 3 ऑब्जेक्ट है, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है, वही 3 ऑब्जेक्ट ABC में नजर आ रहे हैं। CAB में भी ABC नाम के 3 ऑब्जेक्ट है, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिलेक्शन का मतलब है यूनिक लिखना। आगे हम BCA CAB कुछ भी लिखते हैं वो इसके अरेंजमेंट होंगे, तो इसका मतलब एक ही सिलेक्शन बना टेकन ऑल एट ए टाइम में। तो ये आइडिया यहां से कैलकुलेट करते हैं, क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल के आंसर 1/0 फैक्टोरियल। बेटा बाइनोमियल थ्योरम में मैंने इसका प्रूफ लिखा था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। किसी को अगर नहीं भी ध्यान है तो मैं सेकंड एक्सरसाइज सोल्व करूंगा एनसीईआरटी की, वहां पर फिर से फैक्टोरियल के आइडिया डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना याद रखना, जिस नंबर का फैक्टोरियल है नॉन जीरो नंबर का तो 1 तक मल्टीप्लाई करो, 0 फैक्टोरियल स्पेशल केस है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके रीजन मैं बाद में लिखूंगा। तो इसका मतलब कितना बना ये 1। तो अब यहां से आंसर भी कितना बन रहा है, टेकन ऑल एट ए टाइम का एक ही केस बना था 1, तो इसका मतलब फार्मूले की हेल्प से ये बात जस्टिफाइड है। तो आपको एनसीआर नोटेशन नजर आए तो बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, बट बेसिक ऐसे सोचना बेटा, ये बातें इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन का मतलब एन में से आर सिलेक्ट करना, एनसीआर, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर मेरे को एन में से आर अरेंज करना है तो हमेशा याद रखना, जब भी परमुटेशन की बात आएगी तो पहले क्या होगा सिलेक्शन, एन में से आर सिलेक्ट करेंगे एनसीआर, इनटू में जितने ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में आते हैं उनके अरेंजमेंट का मतलब होता है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू में क्या करना पड़ेगा आर फैक्टोरियल इन द केस ऑफ परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। नोट, ये स्टैंडर्ड बातें हैं जो हमें पीएनसी के लिए याद होनी चाहिए। फर्स्ट, इन क्वेश्चंस ऑफ 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर एंड सो ऑन, वी हैव टू यूज बॉक्स मेथड। बेटा बॉक्स मेथड का मतलब जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, 3 डिजिट का नंबर है 3 बॉक्स,
तो एक डिजिट यहां रखेंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, तो टोटल 3 डिजिट नंबर बनेगा। इस तरीके का आइडिया यूज करेंगे जब भी 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर ऐसे क्वेश्चन की बात होगी। बेटा 3 डिजिट नंबर का मतलब पहली डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं 12, तो ये मैं सोचना कि ये 0 लिख दिया, ये 3 डिजिट हो गया। फिर तो 2 0 लिख दोगे तब भी 12 रह गए, तो 4 डिजिट भी हो गया। तो 3 डिजिट नंबर का मतलब फर्स्ट डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो। बाद में कहीं जीरो आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। 120 इज ए 3 डिजिट नंबर, तो पहली डिजिट क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। बेटा ये स्पेशल नंबर है। टेलीफोन नंबर, लाइसेंस नंबर, व्हीकल नंबर, लॉग नंबर, किसी भी लॉग का नंबर 000, ये 3 0 वाला नंबर हो सकता है। कैन हैव फर्स्ट डिजिट 0। इनमें पहली डिजिट 0 की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर जब चॉइसेस की बात आएगी तो हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक, तो फर्स्ट डिजिट पे 0 भी यूज हो सकती है। इन स्पेशल नंबर के लिए याद रखें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed, और सेकंड पार्ट है repetition of digit is not allowed। तो बेटा 5 डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने नंबर इन 5 डिजिट की हेल्प से पॉसिबल है? जैसे मैं कहूं 1 2 3 यूज कर लें 123 नंबर बना, 2 4 और 5 यूज कर लें 245 एक नंबर बना, 3 2 1 यूज कर लें 321 एक नंबर बना। तो ऐसे कितने नंबर 3 डिजिट पॉसिबल है? तो बेटा जब भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स की बात आएंगी तो हम बॉक्स मेथड मतलब उतने बॉक्स बना लेंगे। अब 5 डिजिट्स हैं, लेकिन नंबर कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतने बॉक्स बनाने हैं, तो 3 बॉक्स बना लिए मैंने। अब यहां से बेटा पहले तो एक तो ये याद रखना, नंबर में 3 डिजिट है तो पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो। 0 इसने यूज भी नहीं किया जो 5 नंबर गिवन है, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन 5 में से रखना सभी नॉन जीरो है। तो अब यहां से बेटा काम करने का तरीका समझना। पहला तरीका तो आप ऐसे काम करोगे कि पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे सामने कितने नंबर अवेलेबल हैं? 5, तो 5 चॉइसेस। पहले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा? रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन का मतलब है जो नंबर मैंने यहां रख दिया, जैसे मैंने यहां 4 रख दिया तो मैं फिर से 4 यूज कर सकता हूं, फिर से 4 यूज कर सकता हूं। 444 एक नंबर बन गया। 4 यहां रखा, 3 यहां रखा, यहां 4, 434 एक नंबर बन गया। तो इसका मतलब रिपीटिशन मतलब जो डिजिट मैंने यहां यूज किया वो आगे भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक डिजिट यहां रखने के बाद ऐसा नहीं 4 डिजिट रह गए। रिपीटिशन मतलब फिर से मेरे सामने 5 डिजिट है, 5 में से मुझे एक बॉक्स फिल करना है। फिर यहां रखने के बाद एक नंबर, फिर से मेरे लिए 5 अवेलेबल है, 5 में से मुझे तीसरा बॉक्स फिल करना है। रिपीटिशन इज अलाउड, इसके लिए काम कर रहे हैं बेटा। पहले बॉक्स को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस। अब सेकंड बॉक्स को फिल करना कंपलसरी है, क्योंकि सेकंड फिल होगा उसके बाद थर्ड फिल होना भी कंपलसरी है, तभी तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। कंपल्शन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। स्टार्टिंग में लिखा था एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल, तो कंपल्शन है इससे मल्टीप्लाई। रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब फिर से मेरे सामने 5 डिजिट है, तो सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे सामने 5 चॉइसेस। साइमल्टेनियसली तीसरा बॉक्स भी फिल करना है। रिपीटिशन है तो फिर से 5 डिजिट अवेलेबल है, थर्ड को फिल करने के लिए भी 5 चॉइसेस। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर कितना हुआ इसका? 125। बेटा पीएनसी क्वेश्चन कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। सोल्ड एग्जांपल में काफी थ्योरी लिखी हुई है, वो हमारा मोटिव नहीं है। आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड आइडिया समझ आने चाहिए और कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या आइडियाज हैं, उन बातों को याद रखना है। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं बेटा, और लिख दिया सेकंड आइडिया कैसे काम करें इसको। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, फर्स्ट पार्ट पे काम कर रहा हूं फिर से। बेटा पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे सामने कितनी डिजिट है? 5। रखना तो एक ही नंबर है यहां पर, तो मैंने 5 में से एक नंबर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट का मतलब उठाना, उठाकर यहां रख दिया। ये बात क्लियर? तो रखा तो एक ही गया है एक बॉक्स में, 5C1। तो बेटा आप इस फार्मूले को यूज करोगे, सोल्व करोगे। NC1 NC1 N होता है, कैलकुलेट करना, और ये मैंने पहले भी लिखवाए हुए हैं। NC1 N बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में। तो 5C1 कितना बनेगा? 5। बात तो यही आएगी। 5 डिजिट है, 5 में से कोई एक उठाकर सिलेक्ट किया, उठाकर मैंने यहां रख दिया। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, 5C1। अब एक डिजिट यहां रखना भी जरूरी है, कंपल्शन है। कंपल्शन का मतलब है फिर से 5 अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो 5 में से कोई एक सिलेक्ट करके मैंने यहां रख दिया 5C1। एक यहां रखा गया, फिर से रिपीटिशन की वजह 5 मेरे लिए अवेलेबल है डिजिट। 17 ये फिल करना भी कंपल्सरी है, मल्टीप्लाई। तो 5 में से कोई एक डिजिट उठाकर यहां रख दिया। ये स्टैंडर्ड आइडिया, एनसीआर का आइडिया।
ये हमारे पास डायरेक्ट 5 नंबर है तो 5 चॉइसेस, फिर से रिपीटिशन है तो 5 चॉइसेस, 5 इंटू 5 इंटू 5, बात यहां भी यही बनेगी। बट ये सेंस वाइज हम एग्जैक्ट रीड कर रहे हैं कि 5 डिजिट है, 5 में से कोई भी एक उठाया। 5C1 का मतलब मैंने 1 उठा के रखा या 2 रखा है या 3 या 4 या 5, तो 5 केस बनेंगे। 5C1 सोल्व करोगे 5 ही आएगा, तो 5 ही केस बने थे पॉसिबिलिटीज। 17 दूसरा फिल करना भी कंपलसरी है, मल्टीप्लाई। रिपीटिशन की वजह से पांचों अवेलेबल है तो फिर से 5 में से कोई एक रख दिया। फिर तीसरा फिल करना है कंपल्शन, मल्टीप्लाई। रिपीटिशन की वजह से पांचों अवेलेबल है, कोई एक सिलेक्ट करके यहां रख दिया। NC1N होता है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डेट इज 125, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। यहां तक क्लियर बेटा। अब सेकंड पार्ट हमें बनाना 3 डिजिट नंबर ही है, इसमें 3 बॉक्स बनाए हुए हैं। सेकंड में लिखा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 3 डिजिट है तो पहली डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए, पांचों ही नॉन जीरो है, जीरो की बात ही नहीं है, सिर्फ जीरो वाली बात हट गई। तो अब पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे सामने 5 चॉइसेस, यार डायरेक्ट ऐसे लिखो। अब 17 दूसरा फिल करना कंपल्सरी है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 5 चॉइसेस का मतलब है 5 में से कोई एक यहां रखा गया, जो भी एक यहां रखा गया तो बच कितनी गई डिजिट, 4। रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, जो मैंने यहां यूज कर लिया एक नंबर, यानी कि 5 मतलब आपने यहां पांचों लिख दिए, तो ये बॉक्स एक है तो एक डिजिट रखा गया। इस 5 का मतलब 5C1, 5 में से कोई एक उठाकर यहां रखा गया, तो 5C1 सोल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो चॉइसेस तो 5 ही बनी, तो रखा कोई एक डिजिट गया, तो बच कितनी गई, 4। अब उन 4 में से रखेंगे, अब इसके लिए 4 चॉइसेस। 76 को फिल करना भी कंपलसरी है। तो अब कितने नंबर बचे, एक यहां रख चुके हैं तो 2 बॉक्स हुए, 2 नंबर यूज हो गए, 3 बचे, 3 चॉइसेस, तो कितना बन गया इसका आंसर 60। फिर से सोचते हैं, और बेटा सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है बस PNC में। 3 डिजिट नंबर, पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मुझे एक डिजिट रखना है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं, 5। 5 में से कोई एक सिलेक्ट करूं और यहां रख दूं 5C1, एक रखने वाले बचे कितने, 4। 4 में से भी कोई एक सिलेक्ट करें और यहां रख दें। 17 को फिल करना है, कंपल्शन है, कंपल्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन। चॉइस नहीं है कि मैं फिल करूं या ना करूं, नहीं फिल करो तो 2 डिजिट रह जाएगा, सिर्फ फिल करना कंपल्शन है, कंपल्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन। 2 डिजिट रख चुके हैं, बच कितनी गई, 3। 3 में से कोई एक मुझे यहां रखना होगा, डेट इज 60। कैलकुलेट कर लोगे इसको, 5C1 5 बनेगा, 4C1 4 बनेगा, 3C1 3, तो यही आंसर 60। बेटा इसका मतलब यह है कि 3 डिजिट जितने भी नंबर बने थे, 123 234 345 145 342, टोटल ऐसे 60 नंबर पॉसिबल होंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटिशन अलाउड है तब ऐसे 125 नंबर पॉसिबल है। तो अब यहां से बेटा रिपीटिशन अलाउड ना हो तो एक और आइडिया भी आंसर होता है, इसी के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्दर, और बना के मैंने यहां और लिख दिया। अब इस बात को समझना, सेकंड के लिए यहां पर और लिख रहा हूं बेटा, और मतलब इसके अलावा और कैसे सोचें बेटा। 5 में से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड ना हो तो NCR का जो फार्मूला था वो रिपीटिशन नॉट अलाउड के अकॉर्डिंग बना है, कि अगर आपको ध्यान हो N में से R का सिलेक्शन, पहले बॉक्स को फिल करने के लिए हमने N ऑब्जेक्ट N चॉइसेस थी, एक रखने के बाद कितने बच गई थी, N-, फिर N-1 किया था, फिर N-2 किया था, एक एक कम किया था। एक एक कम का मतलब है कि हमने जो ऑब्जेक्ट रख दिया उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम रिपीटिशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसे जब नॉन रिपीटिशन की बात आएगी, नॉट रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब आप डायरेक्ट NCR की जो अप्रोच है उससे सोच सकते हो। मतलब ये बेटा मेरे सामने 5 डिजिट हैं, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 में से कोई भी 3 उठा लूं, 5 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने वाला है 5C3, 5 में कोई भी 3 उठा लिए, 5C3 सोल्व करोगे तो 10 बनेगा। इसका मतलब ऐसे 10 केस पॉसिबल है। 3 का मतलब मैं 1 2 3 उठा लूं, या 1 3 4 उठा लूं, या 1 4 5, या 2 3 4, या 3 4 5, ऐसे 10 केस पॉसिबल हैं। वो 5C3 में आ गए सारे, तभी ये फार्मूले बनाए गए ताकि इतना हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 अवेलेबल है, 5 में कोई भी 3 उठा लिए, कोई भी 3 का मतलब इनमें रिपीटिशन नहीं है, तीनों डिस्टिंक्ट उठेंगे। NCR का मतलब होता है नॉट रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब 3 डिजिट मेरे हाथ में आ गए, अब नंबर जैसे मैं मानू मेरे हाथ में 1 2 3 आ गया 3 डिजिट, तो अब मैं 1 2 3 को पहले 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3, तो 123 रीड करूंगा।
पहले 2 लिख दूं फिर 1 लिख दूं फिर 3 तो 213 रीड करूंगा, पहले 3 लिख दूं फिर 1 फिर 2 तो 312 रीड करूंगा। तो 3 डिजिट जब मेरे पास 3 डिजिट आ गए तो उनसे कितने नंबर पॉसिबल है, उन 3 का अरेंजमेंट, 3 का अरेंजमेंट इंटू 3 फैक्टोरियल। 5C3 एनसीआर का फार्मूला जानते हो बेटा, सिंपल है, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 5C3 बनेगा 10, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक मल्टीप्लाई होगा 6, 10 इंटू 6 दैट इज 60। इसी सेकंड का पार्ट है, ऐसे सोल्व किया। तो बेटा जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब एनसीआर का फार्मूला होता है, यानी कि रिपीटिशन अलाउड में भी ये सोचो 3 सिलेक्ट कर दिए, नॉट अलाउड ये अंडरलाइन किया है मैंने। तो इसे 5 डिजिट अवेलेबल थे मेरे सामने, मुझे नंबर 3 डिजिट का बनाना है। जब नंबर ही 3 डिजिट का बनाना है तो उठाऊंगा भी तो 3 ही डिजिट। नंबर सेलेक्ट करना मीन्स कॉम्बिनेशन, 5 में से कोई 3 सेलेक्ट किए, उन 3 में किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में, तो नए नए नंबर बनते रहेंगे बार बार। इसका मतलब उन 3 का अरेंजमेंट इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर जितने भी बनाने हैं, कंपल्शन है कितने नंबर बन सकते हैं ऐसे, तो कंपल्शन के लिए बीच में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 6 दैट इज 60, तो 60 इज द आंसर। सभी से ऐसे ही बना। तो ये सब आइडियाज है बेटा, हम एक ही बात को बेसिक को अलग अलग आइडिया से कैसे समझे, ये जितने भी डिफरेंट आइडियाज है मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन के लिए एनसीआर फॉर्मूला नहीं है, एनसीआर फॉर्मूला है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब यहां से 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 बॉक्स बनाए बेटा। अब क्या है 3 डिजिट में इवन नंबर बनाना है बेटा, ये याद रखना, पहले कंडीशन पे काम होता है देन रिमेनिंग कंप्लीट होता है। कंडीशन है नंबर मस्ट बी इवन, तो इवन का मतलब है कि लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। 2 के मल्टीपल 3 डिजिट है, 2 4 और 6। तो इसका मतलब लास्ट बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे सामने 3 चॉइसेस हैं, तो 3 केसेस लिखिए। यहां तक क्लियर। इवन नंबर बनाना है, इवन का मतलब बेटा जो लास्ट डिजिट है ये मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2 नंबर जो है 2 4 6 3 है, तो इसमें इसको फिल करने के लिए 3 चॉइसेस। अब इवन नंबर का कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ ये 2 बॉक्स फिल करने रह गए। अब स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले कंडीशन पे जो काम करना था वो कंप्लीट हो चुकी है कंडीशन। तो अब यहां से लिखा हुआ है कि रिपीटिशन इज अलाउड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो रिपीटिशन अलाउड है, तो कोई डिजिट भी यहां रखा गया हो इवन, तो अभी भी मेरे सामने फिर से 6 के 6 डिजिट है रिपीटिशन अलाउड की वजह से। तो अब इसको फिल करने के लिए 6 चॉइसेस, इसको फिल करना कंपल्सरी है तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे। रिपीटिशन अलाउड है तो इसका मतलब इसको फिल करने के लिए भी मेरे सामने फिर से कितने डिजिट अवेलेबल है 6, तो 6 चॉइसेस, 6 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 108। और फिर से लिख रहा हूं बेटा मैं, एनसीआर के आइडिया से कैसे लिखें। इवन डिजिट नंबर बनाना है, इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल 3 नंबर है, तो 3 में से मैंने कोई एक सिलेक्ट किया, 3C1, 3 में से कोई एक सिलेक्ट करके यहां रखा गया। 3C1 सोल्व करोगे 3 बनेगा, तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है NC1 इक्वल टू N, तो 3C1 कितना हुआ 3। तो आप देखो 3 चॉइसेस है, 3C1 का मतलब तीनों केस आ गए, तो सारे केसेस के लिए एनसीआर के आइडियाज बनाए गए। तो 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करके यहां रख दिया। अब इवन नंबर तो बन गया, अब रिपीटिशन अलाउड होने की वजह से 6 के 6 डिजिट ही फिर से अवेलेबल है, तो 6 में से कोई एक सिलेक्ट करूं मैं यहां पर रख दूं। 61 सोल्व करोगे तो 60 बनेगा। अब सेकंड बॉक्स फिल करना कंपल्सरी है, मल्टीप्लाई। तो रिपीटिशन अलाउड की वजह फिर से मेरे सामने कितने डिजिट हैं 6, तो 6 में से कोई एक सिलेक्ट करें और यहां रखते हैं, तो ये फिर से बनेगा 6 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 108। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। no digit appear more than once का मतलब है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बेटा मैं 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है तो 5 बॉक्स बना दिए। बेटा पहले कंडीशन पे काम होता है देन रिमेनिंग कंप्लीट किया जाता है। कंडीशन ये है कि ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, ये गिवन है इस क्वेश्चन में। गिवन का मतलब होता है वो वन वे में डायरेक्ट लिखा जाता है। 67 का मतलब पहले बॉक्स में 6 लिख दूं, दूसरे में 7। यहां पर 67 मत लिख देना, क्योंकि एक बॉक्स में एक डिजिट रखी जाती है, तभी तो ये 5 बॉक्स से 5 डिजिट का नंबर बनेगा। 5 डिजिट नंबर ही बनाना है ना हमें। तो गिवन है इफ मतलब गिवन ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67,
तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 67 ही लिखना है, मुझे कोई सिलेक्शन नहीं करना पड़ा। ये बात तो वन वे में फिक्स हो गई, वन वे में। यहां तक क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात कहूंगी क्लास से रोहित को बुला के लाओ, तो अगर कोई स्टूडेंट रोहित को बुलाने जाता है तो डायरेक्ट क्लास में कहेगा कि रोहित को बुलाओ, तो रोहित का नाम लिखने की वजह से वो वन वे में हम डायरेक्ट उसको बुला रहे हैं। और मैं कहूँ क्लास में 40 स्टूडेंट है, किसी एक स्टूडेंट को बुला के लाओ, तब मेरे सामने 40 चॉइसेस हैं कि मैं स्टूडेंट रोल नंबर 1 को बुलाऊं, रोल नंबर 2 को, रोल नंबर 3 को एंड सो ऑन। तो वो कंडीशंस मतलब कि हमारे पास चॉइसेस का नंबर होगा ज्यादा। लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम लिख दिया जाए, पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन कर दी जाए कि हाँ यही डिजिट होनी चाहिए या यही नाम होना चाहिए, तो वन वे में लिखा जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि नंबर 67 से शुरू होगा, तो 67 लिख देंगे, वन वे में फिक्स हो गया। इसके लिए मुझे कोई 0 से 9 में कोई चॉइस नहीं करनी थी कि मैं 67 की जगह यहाँ 5 और 4 लिख सकूं, और कुछ लिख ही नहीं सकते, तो वन वे। अब क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। रिपीटिशन अलाउड ना होने का मतलब है कि 6 और 7 में दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो 0 से 9 तक 10 डिजिट है, 6 7 में दोबारा यूज नहीं कर सकता, तो डिजिट कितनी बच गई, 8। बेटा ये मत सोचना है ना 7, 0 से 9 मतलब 10 डिजिट, 10 में से 2 यूज हो चुके हैं, तो कितनी बची, 8। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए अब और कोई कंडीशन तो है नहीं, अब रैंडम फिल करेंगे। इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस, 8। फिल करना कंपल्सरी है, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर यहां रख दिया गया, आप कितनी डिजिट बचेंगी, 7। इसको फिल करने के लिए 7 चॉइसेस, एक यहां रख दिया, फिर कितनी डिजिट बची, 6। तो इसको फिल करने के लिए 6 चॉइसेस, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, डेट इज 336। ये इसका आंसर होना। बेटा फिर से लिख रहा हूं मैं इसी बात को, और हम इस चैप्टर को सिर्फ समझने के लिए बार बार लिख रहे हैं। बेटा कुछ रटना नहीं है, अगर आप रट रहे हो तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, स्कूल लेवल कंपटीशन तो भूल ही जाओ। फिर से रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। कंडीशन ना होती अगर, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए 10 पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि टेलीफोन नंबर ये सब स्पेशल है, इसमें पहली डिजिट 0 आ सकती है, तो 10 की 10 चॉइसेस मानते हैं हम। अगर हम सोचते हैं कि 5 डिजिट नंबर लिखना है, तब 9 चॉइसेस थी, क्योंकि पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता था। इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, गिवन है पहला नंबर, हर एक नंबर जो है ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। तो शुरू में तो मुझे 67 लिखना है, वन वे में ये बात फिक्स हो गई। अब 7 से ये बॉक्स भी भरने, डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, 2 यूज कर चुके हैं, तो कितने बचे, 8। तो 8 में से कोई एक मैं सिलेक्ट करूं और यहां रख दूं, NC1 N होता है, तो 8C1 8 बनेगा, बात तो ये बनी। 7 से इसको ही फिल करना है, जो एक डिजिट यहां रखा गया, तो 3 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो 10 में कितने बचे, 7। 7 में से कोई एक सिलेक्ट करके यहां रख दिया, एक रखने के बाद बचे कितने, 6। 6 में से कोई एक सिलेक्ट करके यहां रख दिया, कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यही बनेगा 336। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स। कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट पॉसिबल है, हेड या टेल। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। तो बेटा 3 बार ही टॉस करेंगे कॉइन को, फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो 2 आंसर पॉसिबल है, हेड या टेल, 2 पॉसिबिलिटी। एक बार टॉस करने के बाद फिर से टॉस करना कंपलसरी है, क्योंकि 3 बार टॉस करना है। सेकंड टाइम टॉस करेंगे, फिर से कितने आंसर पॉसिबल हैं, 2 आंसर। 7 डेज थर्ड टाइम टॉस करेंगे, तब भी कितने आंसर पॉसिबल हैं, आउटकम्स। आउटकम्स मतलब आंसर, रिजल्ट्स, हेड या टेल, 2 आंसर पॉसिबल है। 3 बारी के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आंसर बना, 8। बेटा फिर से सोचते हैं एनसीआर के आइडिया से, जितनी पॉसिबिलिटी हो बस वो लिख दो, ये एक सिंपल तरीका है। मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे पता है 2 आंसर पॉसिबल है, हेड या टेल। लेकिन कॉइन टॉस होने के बाद या तो हेड नजर आएगा या टेल, आंसर तो एक मिलेगा। तो 2 में से कोई एक आंसर मिला, 2C1। ये मतलब हुआ 2C1 सोल्व करोगे तो 2 बनेगा, NC1 N होता है, तो N2 है इसका, तो बात तो वही बनी, क्योंकि 2 आंसर पॉसिबल है, लेकिन कॉइन गिरने पर एक आंसर नजर आएगा, तो 2 में से कोई एक का मतलब या तो हेड नजर आएगा या टेल। 2C1 सोल्व करोगे 2, वही 2 पॉसिबिलिटी बनी। 7 डेज फिर से टॉस करेंगे, टॉस करेंगे 2 आंसर पॉसिबल है, हेड या टेल, लेकिन नजर कितना आएगा, एक आंसर, तो 2 में से कोई एक नजर आ गया, 2C1, कोई एक आंसर सिलेक्ट करेंगे। 7 डेज थर्ड टाइम टॉस करेंगे, तब भी 2 में से कोई एक आंसर नजर आएगा, तो टोटल 2 ऑप्शन पॉसिबल है, मिलेगा कितना, एक आंसर, 2C1 सोल्व करोगे, डेट इज 8। तो 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, सभी का कलर डिफरेंट है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड, हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करना है। सिग्नल के लिए कंडीशन लिखिए, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, 2 फ्लैग को यूज करने से सिग्नल बन जाएगा। और लिखा हुआ 1 बिलो द अदर, किसी भी एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग अगर हम रख देते हैं तो सिग्नल रिसीव होगा। और हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल। तो सिग्नल का बेसिक है, सिग्नल बनता है यूज ऑफ 2 फ्लैग से, ये गिवन है, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। तो बेटा मेरे सामने कितने फ्लैग अवेलेबल है, 5, तो मुझे कितने फ्लैग उसमें से चाहिए कि सिग्नल बन जाए, 2। तो पहले मैंने 5 में से कोई भी 2 फ्लैग सिलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट का मतलब 5 फ्लैग में कोई भी 2 फ्लैग उठा लिए मैंने। अब उनको फ्लैग मेरे पास हैं, उन फ्लैग्स की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं कि एक ब्लू फ्लैग उठाए और एक आर फ्लैग। तो अब ब्लू के नीचे आर फ्लैग रख दें तो एक सिग्नल बनेगा, या फिर आर के नीचे ब्लू फ्लैग रख दें तो एक सिग्नल बनेगा। तो इसका मतलब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हुए, बी आर लिखो या आर बी, 2 पॉसिबिलिटी है। तो उन 2 का अरेंजमेंट इंटू क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। बेटा 1 बिलो द अदर कहने की वजह से 5 में से कोई 2 फ्लैग, 5 से 2 सोल्व करोगे 10 बनेगा। 10 का मतलब है फ्लैग 1 फ्लैग 2 मैंने सिलेक्ट किया, या फ्लैग F1 के साथ F3 हो, F1 के साथ F5 हो, F3 F4 हो, F2 F5, तो ऐसे 10 पेयर बन सकते हैं 5 से 2, वो 10 सारे के सारे। अब जो भी 2 फ्लैग मेरे पास हैं सिलेक्शन के बाद, उसने कहा 1 बिलो द अदर, तब सिग्नल बनेगा। आगे भी कंडीशन है, तो F1 के नीचे F2 रखो या F2 के नीचे F1, तो इसका इनके कितने अरेंजमेंट हुए, 2 के, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 2 कितना आंसर बना, 20। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज के इस वीडियो में बेसिकली हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल के बारे में सीखना था। और नंबर्स कोई भी हो, 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, बॉक्स बनाकर उसकी हेल्प से काम करेंगे। टेकन ऑल एट ए टाइम का क्या मतलब है, एनपीआर का फॉर्मूला, एनसीआर, ये सब बेसिक था। तो बेसिक कंप्लीट किया अभी, एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।